हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग अकाउंट्स का थियरी पढ़ने वाले हैं। थियरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में जो आपके एग्जामिनेशन में कुछ कुछ थियरीज आएंगे, उस थियरी को मैं पढ़ाने आया हूं दोस्तों। आज का वन शॉट है दोस्तों, थियरी वाला वन शॉट। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थियरी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन में थियरी जो है या तो 10 मार्क्स का पूछेगा, या फिर बेसिस से बेसिस 15 मार्क्स का पूछेगा। मतलब या तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको थियरी दिख सकता है, या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थियरी दिखेगा। तो थियरी पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको अगर प्रैक्टिकल का कोई सम नहीं आया तो आप थियरी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थियरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवरेज क्लॉज। सबसे पहला थियरी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है भैया? एवरेज क्लॉज तो इंश्योरेंस क्लेम का स्टेप नंबर 4 में करते थे ना। आप बोले थे इंश्योरेंस क्लेम का स्टेप नंबर 4। जी बिल्कुल, आपको सही याद आया। तो आइए, एन एवरेज क्लॉज इज इंक्लूडेड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, मेनली फायर इंश्योरेंस। मतलब जब दुकान उकान में आग लगती है ना, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में एक क्लॉज रहता है, उसका नाम है दोस्तों एवरेज क्लॉज। जब दुकान में आग लगती है, जब बिजनेस में आग लगता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का एक क्लॉज है, उसका नाम है दोस्तों एवरेज क्लॉज। इफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज अगेंस्ट इंश्योर्ड, सो द इंश्योर्ड कैन ओनली क्लेम प्रोपोर्शनेटली ऑफ द वैल्यू इंश्योर्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका दुकान में या बिजनेस में अगर आग वाग लग जाता है ना, अगर आपका बिजनेस में दुकान में आग वाग लग जाता है, तो एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग आप क्लेम मांग सकते हो। आप क्लेम मांग सकते हो कि मेरा पैसा दो इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस करवाया था, मेरा पैसा दो। मान लीजिए आपका ये शॉप है, ये शॉप आपका आग लग गया बेटा, आग लग गया। तो अगर आग लग जाता है ना शॉप में, तो आप क्लेम मांग सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज, इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। तो क्लेम अमाउंट क्या रहेगा? क्लेम अमाउंट, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज क्लॉज का, एवरेज क्लॉज का सर फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू इनटू, पॉलिसी वैल्यू इनटू लॉस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा वाला फॉर्मूला रहता था ना। ठीक है, तो ये सम इंश्योर्ड जो है, इसी को बोलते हैं भैया पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू लॉस, यही है क्लेम अमाउंट, यही है एवरेज क्लॉज का। तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लिख देना चुपचाप जाके, कोई सा भी फॉर्मूला। मेरा अगर फॉर्मूला याद है तो वो लिख देना, पॉलिसी वैल्यू इनटू लॉस बाय क्लोजिंग स्टॉक। सीधा सा बात है। तो एवरेज क्लॉज क्या होता है? एवरेज क्लॉज इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस पॉलिसी, मेनली फायर इंश्योरेंस। अगर प्रॉपर्टी जल गया है बेटा, अगर प्रॉपर्टी जल गया है, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप क्लेम मांग सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम दे दो, मेरे को क्लेम दे दो। ठीक है, क्लियर है? इसका पर्पस क्या रहता है? प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम अंडर इंश्योरिंग इंश्योरिंग प्रॉपर्टी टू सेव प्रीमियम। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है एवरेज क्लॉज का। अब बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है भैया? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर? तो आइए जरा देखिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। मतलब एक डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी जा रहा है, डिपार्टमेंट बी से डिपार्टमेंट ए आ रहा है। मतलब अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, उसको बोलते हैं दोस्तों इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर करते हो, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट टू अनदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। It refers to the transfer of goods and services from one department to another within the same organization। अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ये कॉस्ट प्राइस पे भी होता है और सेलिंग प्राइस पे भी होता है। ये कैसे होता है भैया? ये कॉस्ट प्राइस पे भी होता है। हम बार बार आपको सिखाए कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है, वो कॉस्ट प्राइस पे भी होता है और वो सेलिंग प्राइस पे भी होता है। सो डन एट द कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्लस एट ए मार्जिन, मतलब सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस पे भी होता है और सेलिंग प्राइस पे भी होता है। इंपॉर्टेंट इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स टू एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सको।
कि डिपार्टमेंट ए का कितना प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट बी का कितना प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट सी का कितना प्रॉफिट है। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाल सको, ये इसीलिए जरूरी है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का हिसाब लगाना, हिसाब रखना। ये इंश्योर करता है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। वो जो एक्सपेंसेस है ना, पूरा प्रॉपर एलोकेशन होता है। अगर रेंट है तो वो फ्लोर एरिया के बेसिस पर, ठीक है, रेंट है तो वो फ्लोर एरिया के बेसिस पर, इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर, डेप्रीशिएशन है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पर। यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का प्रॉपर 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 एलोकेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का प्रॉपर एलोकेशन होता है। इसके बाद हेल्प इन इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सेपरेटली। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस आप इवेलुएट कर सकते हो इससे। अलग अलग डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट ए कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिपार्टमेंट बी कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिपार्टमेंट सी कैसे परफॉर्म कर रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सेस कर सकते हो बेटा, एक्सेस कर सकते हो। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ए से बी, बी से ए। गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। सुनिए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वन डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है? ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आपके एग्जामिनेशन के। बात करते हैं गार्नर और मुर्रे रूल। गार्नर और मुर्रे रूल, सुनिए, गार्नर और मुर्रे रूल भैया ये क्या है? सो सो यहाँ पे दिस इज अ रूल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर का दिवाला निकल जाता है, जब एक पार्टनर रास्ते पे आ जाता है, जब एक पार्टनर के पास ना पैसा ना कौड़ी कुछ भी नहीं रहता है, फिर ये रूल काम में आता है, फिर ये रूल पिक्चर में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये केस था भैया गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये कोर्ट केस था। रूल क्या है इसमें कि व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब अगर एक पार्टनर मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया, अगर एक पार्टनर मान लीजिए गरीब हो गया, पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स है और एक पार्टनर मान लीजिए गरीब हो गया, अब वो पैसा नहीं ला सकता, देन सॉल्वेंट पार्टनर को बॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कैपिटल के हिसाब से। देखिए, व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर द शेयर ऑफ द लॉस, so the deficiency is borne by the solvent partner। जिसके पास पैसा है, जिस पार्टनर के पास पैसा है, उसको बॉन्ड करना पड़ेगा, उसको बॉन्ड करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लास्ट एग्रीड कैपिटल। मतलब कैपिटल के हिसाब से उसको देना पड़ेगा, अपना अपना कैपिटल के हिसाब से उसको देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करना पड़ेगा, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा का भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल सुनिए, ए बी सी, कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 50,000, सी का कैपिटल है 25,000। मान लीजिए सी जो है बेटा वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवाला निकल गया, और इसके हिस्से में भैया अभी भी 10,000 रह रहा है, इसके हिस्से में अभी भी 10,000 रह रहा है, मतलब 10,000 ये पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। सी का दिवाला निकल गया, सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी भिखारी हो गया, इसके हिस्से में अभी भी 10,000 रह रहा है। तो ए और बी क्या करेगा? ए और बी अपने कैपिटल के रेशियो से, कैपिटल के रेशियो से उसको पे करेगा, मतलब सी का पेमेंट अब ए और बी करेगा। ये ए और बी तो सॉल्वेंट है ना, ए और बी सॉल्वेंट है, तो ए और बी सी का पेमेंट करेगा। सी का पेमेंट कौन करेगा? ए और बी। इससे क्या होता है? इससे फेयरनेस आता है, इंश्योर्स फेयरनेस एज सॉल्वेंट पार्टनर विथ हायर कैपिटल बियर ग्रेट ग्रेट बर्डन। मतलब जिसका ज्यादा कैपिटल है वो ज्यादा बर्डन से हो, जिसका ज्यादा कैपिटल है वो ज्यादा बर्डन से हो। और ये अप्लाई तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा इस मैटर में। ये अप्लाई तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा इस मैटर में। इस मैटर में जब कुछ नहीं बोलेगा पार्टनरशिप डीड, तब जाके ये अप्लाई होगा। ये कौन सा रूल है भैया? ये रूल है भैया गार्नर वर्सेस मुर्रे। गार्नर वर्सेस मुर्रे ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो दूसरा पार्टनर को चुकाना पड़ेगा इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो, नॉट इन देयर पीएसआर, इन देयर कैपिटल रेशियो। उसके बदले में, उसके बदले के पैसे को सॉल्वेंट पार्टनर को चुकाना पड़ेगा इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर एग्रीड कैपिटल रेशियो, ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, अब सुनिए, अब कुछ कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस पढ़ेंगे हायर परचेज का और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, कि हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले ओनरशिप का अगर बात करते हैं तो ओनरशिप पासेस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेस में क्या होता है कि जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक ओनरशिप पास नहीं होता। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट, देखो इंस्टॉलमेंट है मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक आप आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तब तक आप लोगों को यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। ओनरशिप पासेस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम का क्या, ओनरशिप यहाँ पे तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मम्मी लोग लेती है ना फ्रिज ईएमआई पे, फ्रिज लेती है ना, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिडिल क्लास लोग लेते हैं ना ईएमआई पे, फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लेके आते हैं। मतलब एक ही बार पेमेंट किया, हमारे पास ओनरशिप आ जाता है, ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है एक ही बार, इमीडिएटली ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। हायर परचेस का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, हायर परचेस का ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया हो, तब तक ट्रांसफर नहीं होगा ओनरशिप, ठीक है। फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन्स विथ सेलर अंटिल फुल पेमेंट। तो सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड वो सेलर के पास रहेगा, ठीक है, सारा का सारा रिस्क सेलर उठाएगा अंटिल फुल पेमेंट। एंड देखिए, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में रिस्क जो है वो बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। अब तुम जानो, हम तुमको फ्रिज बेच दिया, अब तुम जानो, हम तुमको फ्रिज बेच दिया, अब तुम जानो। ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ट्रीटेड एज हायर चार्जेस प्लस पार्ट पेमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हायर परचेस में जो खरीदते हो आप, हायर परचेस में जो सामान खरीदते हो उसको हम लोग हायर चार्जेस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हायर चार्जेस बोलते हैं, उसको हम लोग हायर चार्जेस बोलते हैं। और थोड़ा 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 करके आप अपना पेमेंट करते हो, पार्ट पेमेंट ऑफ प्राइस करते हो। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ट्रीटेड एज रिपेमेंट ऑफ लोन। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप जैसे लोन का रिपेमेंट करते हो वैसे ही आप लोन का रिपे कर रहे हो। फ्रिज खरीदे हैं, फ्रिज का ईएमआई देना है, लोन देना है फ्रिज का, तो जैसे लोन का रिपेमेंट करते हो वैसे ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम का रिपेमेंट करते हो, ठीक है। और हायर परचेस में हायर चार्जेस दे रहे हो, हायर चार्जेस। डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाया, पेमेंट अगर मान लीजिए नहीं कर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, तो सेलर क्या कर सकता है, सेलर वो गुड्स को वापस लेके जा सकता है, वापस ले जा सकता है, सेलर वो गुड्स को वापस ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वो वापस नहीं लेके जा सकता, वो सिर्फ कोर्ट केस कर सकता है। वो आपके अगेंस्ट कोर्ट कोर्ट केस कर देगा कि फलाना इंसान ने फ्रिज लिया था, फ्रिज लिया था, अभी तक पैसा नहीं दिया है, आपके अगेंस्ट वो कोर्ट केस कर देगा वो कंपनी, लेकिन वापस नहीं लेके जा सकता है, वापस नहीं लेके जा सकता है, ठीक है। हायर परचेस में वो सामान आपका वापस लेके जा सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वो वापस लेके नहीं जा सकता है। डेप्रीशिएशन क्लेम, बायर कैन नॉट क्लेम डेप्रीशिएशन अंटिल ओनरशिप ट्रांसफर्स। बायर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकता, बायर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकता जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए जीएसटी वीएसटी में हम लोग डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं ना, तो हायर हायर परचेस में अगर कुछ खरीदे हो तो डेप्रीशिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो। बायर कैन क्लेम डेप्रीशिएशन सिंस ओनरशिप इज इमीडिएट, आपके पास तो ओनरशिप आ चुका है तो आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो बेटा, क्लेम कर सकते हो डेप्रीशिएशन। नेचर ऑफ एग्रीमेंट कैसा रहता है इसका, नेचर ऑफ एग्रीमेंट इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर विथ ऑप्शन टू परचेस, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस। अब ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन के डिफरेंस पड़ते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या है भैया, सेल्स के ऊपर कमीशन, सेल्स के ऊपर नॉर्मल कमीशन। कि भैया 1 लाख का सेल हुआ, सुनो 1 लाख का सेल हुआ, उस पे हम 20% कमीशन लेंगे, सीधा सा बात है। 1 लाख का सेल हुआ उस पे 10% कमीशन लेंगे, 1 लाख का सेल हुआ उस पे 5% कमीशन लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन लिया जाता है कि लॉस ऑफ बैड डेट से बचने के लिए, ठीक है, लॉस ऑफ बैड डेट से बचने के लिए। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, देखिए ऑर्डिनरी कमीशन अलाउड टू कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स।
ऑर्डिनरी कमीशन अलाउड टू कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स, कंसाइनी को ये अलाउ किया जाता है कि भाई तूने मेरा सामान बेचा है, तूने मेरा सामान बेचा है, ये ले कमीशन। और डेल क्रेडिट कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैड डेट। मतलब मैं बोलूंगा कंसाइनी को कि वैसे भी तो तू 5% ले ही रहा है, अब 5% एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन बैड डेट को लेके यहां पर मत आना, बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं। बैड डेट को लेके यहां पर मत आना, बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कमीशन, कमीशन अलाउड टू कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स। और डेल क्रेडिट कमीशन मतलब एक्स्ट्रा कमीशन फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैड डेट। क्लियर है? अच्छा, रिस्क ऑफ बैड डेट, रिस्क ऑफ बैड डेट। अच्छा, रिस्क ऑफ बैड डेट कौन सहता है यहाँ पे? ऑर्डिनरी कमीशन में तो कंसाइनर को ही सहना पड़ता है। अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिए हो, अगर आप डीसी नहीं दिए हो, तब आपको ही बैड डेट सहना पड़ेगा, बैड डेट सहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, बॉर्न बाई कंसाइनी, यहाँ पे कंसाइनी सहता। अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन दे देते हो ना, तो यही तो एक फायदा है कि कंसाइनी बोन करेगा, कंसाइनी बोन करेगा। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन क्या रहता है? नॉर्मल कमीशन रेट, और यहाँ पे हायर कमीशन रेट। मतलब मान लीजिए 7.5% के रेट से मैं ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे 2.5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ फॉर द लॉस ऑफ बैड डेट। लॉस ऑफ बैड डेट से बचने के लिए मैं 2.5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली टू सेल गुड्स एट बेस्ट प्राइस, ओनली टू सेल गुड्स एट बेस्ट प्राइस। ये क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि गुड्स सेल होता है बेस्ट प्राइस पे। और यहाँ पे होता है टू सेल गुड्स प्लस ये गारंटी पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, गारंटी पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कि मैं सामान भी बेचूंगा और मैं बैड डेट नहीं होने दूंगा, मैं सामान भी बेचूंगा, मैं बैड डेट नहीं होने दूंगा। अच्छा, पेमेंट सिक्योरिटी क्या रहता है इसका? नो गारंटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, मतलब यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन में कोई गारंटी नहीं रहता है कि कस्टमर से मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बैड डेट होगा, बैड डेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे भैया गारंटी रहता है कि तुम्हारा तो बैड डेट नहीं रहेगा। अगर बैड डेट हुआ भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कंसाइनी लेगा। अगर बैड डेट हुआ भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कंसाइनी लेगा। ठीक है। और पॉपुलैरिटी, मोर कॉमन इन नॉर्मल ट्रेड, pushed when consignor wants protection from the bad debt। क्लियर है? चलो, अब पढ़ते हैं, वे डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड ऑर्डिनरी सेल। एक ऑर्डिनरी सेल में और एक कंसाइनमेंट में क्या फर्क रहता है? एक ऑर्डिनरी सेल और एक कंसाइनमेंट में क्या फर्क रहता है? सबसे पहला फर्क रहता है ओनरशिप। ओनरशिप रिमेन्स विद कंसाइनर टिल द गुड्स आर सोल्ड। कंसाइनर के पास ही ओनरशिप रहता है, कंसाइनी के पास ओनरशिप नहीं जाता है। मैं कंसाइनी को दिया हूं तो बेच, लेकिन इसका मतलब ओनरशिप मेरे पास ही है, इसका मतलब मैंने ओनरशिप नहीं दे दिया है, ओनरशिप मेरे पास ही है। तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास ही ओनरशिप रहता है, लास्ट तक भी ओनरशिप कंसाइनी के मतलब कि के पास नहीं रहता, लास्ट तक भी ओनरशिप कंसाइनर के पास रहता है। और ऑर्डिनरी सेल में क्या होता है? ओनरशिप पासेस टू द बायर इमीडिएटली ऑन सेल। ठीक है, क्लियर है? फिर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी इज ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट। तो रिलेशनशिप एक कंसाइनर और कंसाइनी का प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। और यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ सेलर्स एंड बायर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। रिस्क ऑफ गुड रिमेन्स विद, अच्छा यहाँ पे कंसाइनमेंट में ये कंसाइनर के पास ही रिस्क रहता है। ठीक है, रिस्क हमेशा कंसाइनर ही उठाता है। और यहाँ पे रिस्क जो है वो बायर से सेलर को पास कर जाता है, सेलर से बायर को पास कर जाता है। सेलर एक बार सामान बेचा, बोला कि बायर तुम्हारा जिम्मेदारी, अब तुम जानो। रिस्क रिवॉर्ड, ऑर्डिनरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन कंसाइनमेंट में ट्रांसफर नहीं होता। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनी इनकर करता है लेकिन कंसाइनर के पॉकेट से लगता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर बोन बाय कंसाइनर, मतलब कंसाइनी इनकर करेगा लेकिन कंसाइनर के पॉकेट से लगेगा। लेकिन ऑर्डिनरी सेल में क्या होगा कि एक्सपेंसेस आर बोन बाय बायर, एक्सपेंसेस बायर ही बोन करता है। ठीक है, क्लियर है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे कंसाइनर रिकॉर्ड्स गुड्स एज स्टॉक अंटिल सोल्ड। ये जो कंसाइनर है वो स्टॉक के तरह गुड्स को रिकॉर्ड करता है, स्टॉक के तरह गुड्स को रिकॉर्ड करता है जब तक बिक ना जाए। कंसाइनर जो है जब तक वो गुड्स बिक ना दे, जब तक वो बेच ना दे, तब तक वो स्टॉक के तरह यूज करता है।
और सेलर रिकॉर्ड्स एज सेल्स इमीडिएटली, सेलर जो है वो इमीडिएटली सेल्स रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है। फिर रिटर्न ऑफ गुड, अनसोल्ड गुड्स कैन बी रिटर्न या टू कंसाइनर। मान लीजिए कंसाइनी को हम दिए गुड्स, मान लीजिए कंसाइनी को हम 1000 गुड्स दिए, वो 900 गुड्स बेच दिया, और 100 गुड्स फिर रिटर्न कर देगा ना हमको। 1000 गुड्स दिए, वो 900 गुड्स बेच दिया, 100 गुड्स हमको रिटर्न वो कर देगा ना, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में तो रिटर्न हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी सेल में रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है। जब तक कि वो डिफेक्टिव नहीं हो तब तक गुड्स रिटर्न नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि खरीद लिया उसके बाद रिटर्न कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये हो चुका है, हो चुका है। तो गाइस हो चुका है ये वाला। तो बेसिकली हमारा जो थियरी है, हमारा थियरी बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। और थियरी इतना ही है। एक बार प्लीज कमेंट कर दो, एक बार प्लीज कमेंट कर दो, एक बार प्लीज कमेंट लाइक शेयर करो आप लोग, प्लीज जल्दी करो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। ये भी हो गया हमारा।